ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। इस नेटवर्क का हिस्सा बना है कोझिकोड और इस नेटवर्क में जुड़ के शहर जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा बेटर बनते हैं एल्डरली सिटीजन्स के लिए, यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए, है ना। तो शहर जो है सीनियर सिटीजन्स फ्रेंडली हो जाते हैं, उनकी हेल्थ के लिए सपोर्टिव हो जाते हैं और ओल्ड एज के लिए लोगों के लिए वहाँ पर रहने में आसानी प्रोवाइड करते हैं इस इनिशिएटिव के तहत। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है ये कोझिकोड में जो है शुरू हुआ है। इसके चलते WHO के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में कोझिकोड को ऐड किया है। ठीक है, अब बच्चों WHO का क्या है, ध्यान से सुनना। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली मतलब जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी बहुत एज हो गई है, तो शहर को इस प्रकार से डेवलप करना कि वो उनकी हेल्थ को सपोर्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पे कोझिकोड जो है वो जुड़ गया है इस लिस्ट में भारत की तरफ से। हिंदी में ये रहा, चलिए लिख लीजिए बच्चों इसे। यहाँ पे बच्चों ये जो नीचे वाली न्यूज़ है, व्हाइल यू आर राइटिंग, प्रेसिडेंट ने अपने आर्टिकल 143 का इस्तेमाल किया और 143 के इस्तेमाल 143 आर्टिकल को इस्तेमाल करके उन्होंने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसको समझने के लिए 14 कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट को दिए। ठीक है, अब आर्टिकल 143 की मदद से सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को राय मशवरा यानी एडवाइसेस दे सकती हैं ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, संवैधानिक प्रश्नों पर जो है जब राष्ट्रपति को ज़रूरत लगती है तब सुप्रीम कोर्ट उन्हें एडवाइस दे सकती है। उसके लिए आर्टिकल 143 का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 का इस्तेमाल किया और 14 कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस रेफर किए हैं सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस के लिए। ये आपसे सवाल आ सकता है इस बार, क्योंकि इस बार इसका इस्तेमाल हुआ है, तो ये सवाल आपसे पूछ भी सकते हैं, है ना, बिकॉज इट हैज़ बिन यूज्ड। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के थ्रू लेते हैं, तो आर्टिकल 143 के थ्रू। ठीक है, लिख लीजिए। और बच्चों इन मैगजीन्स में जो आपको मिलेंगी, मैगजीन्स मिलेंगी आपको अप्रैल के महीने से, और ये जो आपको मिले हैं नोट्स मेरी तरफ से, दीज नोट्स वुड बी गिवन टू यू फ्रॉम जनवरी टू मई तक के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मई तक के लिए मोर देन एफिशिएंट है, मोर देन इनफ। ठीक है, टू कवर योर सिलेबस फॉर करंट अफेयर्स फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो इनकी मदद से जो है ये नोट्स प्लस मैगजीन जो आपको प्रोवाइड की जाएगी, इनकी मदद से आप इजीली जो है पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं और इन्हीं पर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, मई के महीने तक के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आर्टिकल 143 जैसे कि मैंने बताया, इससे राष्ट्रपति को पावर मिलती है, इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सीक सुप्रीम कोर्ट एडवाइस, कि वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सके, ऐसी फैसिलिटी राष्ट्रपति को दी जाती है आर्टिकल 143 की मदद से। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी लिख चुके हैं। आगे चलिए, मिजोरम ने 95% लिटरेसी रेट को एक्सीड कर दिया है बच्चों। ठीक है, और उसका टोटल लिटरेसी रेट हो गया है 98.20, और ये जो लिटरेसी रेट है केरला को भी एक्सीड कर चुका है, मिजोरम का लिटरेसी रेट, है ना। तो मिजोरम में 98 पॉइंट समथिंग प्रतिशत जनता जो है पूरी की पूरी पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, लिटरेट है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ। तो मिजोरम ने जो है 95% लिटरेसी बेंचमार्क एक्सटेंड कर दिया है, 98.20 लिटरेसी अटेन कर ली है PLFS सर्वे के हिसाब से। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग इन इटसेल्फ। और इसी के साथ गोवा राज्य को भी पूरा फुल्ली लिटरेट डिक्लेयर कर दिया गया है ना। इसी के साथ लद्दाख पहला यूनियन टेरिटरी था जो कि फुल्ली फंक्शनली लिटरेट डिक्लेयर किया गया था, है ना। तो मिजोरम ने हाल ही में 98.2% लिटरेसी अचीव की है। इसके पहले लद्दाख पहला यूनियन टेरिटरी था जिसे फुल्ली फंक्शनली लिटरेट घोषित किया था। इसी के साथ गोवा को भी फुल्ली लिटरेट घोषित कर दिया गया है। तो ये जो है हमारे बहुत बड़े बड़े जो है इनिशिएटिव्स हैं जो कि स्टेट्स ने लिए थे, जिसकी मदद से लिटरेसी इतनी ज़्यादा एक्सीड हो गई है। ठीक है,
और ये जो सब कुछ हो रहा है किसके अंडर हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ ऑल इन सोसाइटी, उल्लास। ठीक है, उल्लास का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी। ओके, चलिए ओके, लिख लीजिए बच्चों इसे। वंस यू हैव रिटन लेट मी नो। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। गोवा दूसरा राज्य बना है भारत में जो कि 95% लिटरेसी बेंचमार्क क्रॉस कर गया है। ठीक है, हमारा उद्देश्य है कि 2030 तक 100% लिटरेसी अटेन कर सके हम। ठीक है, ये हमने जो है 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक टारगेट लिया था कि 2030 तक 100% लिटरेसी हमें अचीव करना है। गोवा बिकम सेकेंड स्टेट इन इंडिया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स भी लिख लीजिए बच्चों, उसी में आगे। चलिए आगे देखिए बच्चों, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025। तो आप डेट देखिए यहाँ पे 11 मई 2025 को जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया था 2025 का। इसे ऑर्गेनाइज किया था टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, डीएसटी के अंडर, जो कि हमारी ही सरकार के अंडर आता है। 11 मई को क्यों चुना गया यहाँ पे देखिए, इसीलिए चुना गया क्योंकि 1998 में सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत 11 मई को ही। उसी के ऑनर में जो है 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में हमने चुना है ना। तो देखिए 11 मई 2025 हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। वो इसीलिए क्योंकि 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत हमने अलग अलग सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिए थे। ठीक है, और इसे जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे घोषित किया था पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। मेडल फ्लाइट ऑफ हंसा 3, हमारी हंसा 3 की पहली उड़ान भी थी। ये हमारा स्वदेशी विमान था, हमने खुद भारत में बनाया था। तो 11 मई की बड़ी इंपॉर्टेंस है ना। एक तो न्यूक्लियर टेस्ट को लेके, एक हमारे खुद के देश में बनाए हुए इसकी हंसा 3 की जो मेडन फ्लाइट हुई थी, शुरुआती फ्लाइट हुई थी, उसकी सक्सेस को लेके, इसीलिए दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसीलिए जो है हम इसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। किसके द्वारा घोषित हुआ था बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा घोषित हुआ था। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। इसी के साथ बच्चों ये जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है इसका थीम देखिए, थीम है यंत्रा। यंत्रा का फुल फॉर्म है युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। 2025 की थीम क्या है? यंत्रा, यानी युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। तो यंत्र जो है बच्चों ये हिंदी शब्द भी है ना, इंग्लिश में इसको यंत्रा कहेंगे। तो यंत्र जो है टेक्नोलॉजी से बहुत संबंध रखता है, शब्द यंत्र, है ना। इसी के साथ ये इंडियन साइंटिफिक और कल्चरल हेरिटेज में बहुत जुड़ा हुआ है। और युगांतर का मतलब यहाँ पे हम समझते हैं इपोकल शिफ्ट। इपोकल शिफ्ट मतलब एक बदलाव, ठीक है, ट्रांजिशन, है ना। तो वेन एवर देर इज अ ट्रांजिशन, जैसे पहले तो हम बहुत ट्रेडिशनल वर्ल्ड में रहते थे, फिर हम टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में आ गए हैं, तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है, दिस ट्रांजिशन इज सिग्निफाइज युगांतर, है ना। तो ये भी देख लो, इपोकल शिफ्ट
जो एकदम से बदलाव हो रहा है ना। चलिए लिख लीजिए बच्चों। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हैदराबाद में गोल्ड सिक्का ने जो है एक नया एआई पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग एटीएम शुरू किया है, और ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है गोल्ड मेल्टिंग एटीएम। ठीक है, अब जरूर होता है जब कभी हमें ज़रूरत होती है गोल्ड की, तो सुनार की दुकान पे जाते हैं, वहाँ उनसे पूछते हैं, वो गोल्ड मेल्ट करके देते हैं, हमें उनको पूरा विश्वास करना पड़ता है जो भी वो कहते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब प्रोसेसेस को इरेडिकेट करके डायरेक्ट प्रोसेस कर दी कि आप खुद ही गोल्ड मेल्ट कर सकते हैं इस गोल्ड मेल्टिंग एटीएम की मदद से। ठीक है, तो हैदराबाद में गोल्ड सिक्का ने एक नया एआई पावर्ड, एआई से चलने वाला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम यानी सोना पिघालने वाला एटीएम जो है वो शुरू किया है। इसकी मदद से आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं और गोल्ड एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटाइज भी कर सकते हैं, मोनेटाइज भी कर सकते हैं, है ना, पिघला भी सकते हैं। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। तो आपसे पूछेंगे कि हाल ही में गोल्ड को पिघलाने वाला एटीएम कहाँ जो है वो स्थापित हुआ है, तो हैदराबाद में स्थापित हुआ है। ठीक है, पहला है भारत का ये रियल टाइम गोल्ड एटीएम है, गोल्ड मेल्टिंग एटीएम। ठीक है, लेकिन इसके पहले एक गोल्ड एटीएम और स्थापित हुआ था 2022 में, तो यहाँ पे उसकी बात है। लेकिन गोल्ड को पिघलाने वाला कि बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है, मोनेटाइज हो रहा है, ये सब करने वाला ये पहला है। लेकिन इसके पहले भी अगर सिर्फ एक गोल्ड एटीएम की बात होगी तो गोल्ड एटीएम पहले भी एक स्थापित हो चुका है 2022 में, है ना। चलिए लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। पार्ट 1 की ये आखिरी न्यूज़ है। इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है आंध्र प्रदेश सरकार के साथ, जिसमें जो है क्रिएटिव लैंड एशिया के तहत ये एक क्रिएटर लैंड स्थापित करने वाले हैं। ठीक है, क्या नाम होगा, क्रिएटर लैंड। और ये क्रिएटर लैंड रखा जाएगा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, क्रिएशन पर्पस से, है ना। तो ये जो है इकोनॉमी, टूरिज्म, स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने में काम करेगी। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये क्रिएटिव लैंड एशिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया है, जिसके तहत नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड स्थापित हो रहा है। ठीक है, ये एंटरटेनमेंट सिटी है, क्या नाम रहेगा इसका, क्रिएटर लैंड। और कहाँ स्थापित हो रहा है, आंध्र प्रदेश में। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, पूछ लेंगे आपसे कि भारत का हाल ही में एकदम पहला ये जो एंटरटेनमेंट सिटी है ना, इसका नाम क्या है, तो क्रिएटर लैंड कहाँ स्थापित हो रहा है, आंध्र प्रदेश। दो ही टाइप के क्वेश्चंस जो है यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए बच्चों। और ये जो है हमारे नेशनल न्यूज़ का मई के महीने का पार्ट 1 का समापन यहाँ होता है। ठीक है,